क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दहेज दहेज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। यह वो गुण है जो समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। दहेज के चलते हर वर्ष कई बेटियां इसकी बलि चढ़ जाती हैं, परंतु समाज का सुशिक्षित वर्ग इस दहेज प्रथा से अपने आप को अब तक निकाल नहीं पाया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया वसई पश्चिम का, जहां 2022 में घाटकोपर की रहने वाली पूजा ओम प्रकाश गुप्ता का विवाह वसई के संजय गुप्ता से हुआ था। ये शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी, परंतु शादी के 7-8 महीने बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से पूजा को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा था और मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष द्वारा पूजा के साथ गाली गलौज व मारपीट तक की जाने लगी। यह तमाम आरोप पूजा के पिताजी ने पूजा के ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। आखिर क्या हुआ पूजा के साथ और आखिर क्यों पूजा के पिताजी ओम प्रकाश गुप्ता ने पूजा के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है, आप ही सुनिए मृतक पूजा के पिता ओम प्रकाश गुप्ता की जुबानी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ रहते हो आप? मैं घाटकोपर पंत नगर संजय गांधी नगर में रहता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सर जी, मैं अपनी लड़की पूजा नाम है, उसका शादी किया था 2022 में 7 दिसंबर को। कहाँ पे? वसई में शीतला प्रसाद संजय गुप्ता के वहाँ। ये हमारी शादी सर जी रजाबंदी से हुई थी, कोई डिमांड नहीं था, बहुत अच्छे से हुआ शादी। लेकिन सर ये शादी के कुछ महीने बाद 9-10 महीने बाद ये लोग कुछ 5-6 लाख की मांग की। अच्छा। तो सर जी हम जो शादी में थोड़ा बहुत कर्जा था वो भी नहीं पिट पाया था, तो मैं ना बोला। तो ये लोग वही बात को लेकर के वहां से लड़की को धीरे धीरे टॉर्चर करने लगे कि तुम्हारा बाप नहीं पैसा दे पा रहा है, ये है वो है, प्लस वहां से चालू हो गया। और उसकी जो ननद है सर जी, वो जब घर पे शनिवार के दिन आती थी, 2 दिन रहती थी, तब ज्यादा करके ये करना चालू करती थी कि इसको बच्चे नहीं होंगे, बाज है, ये है सब करके। और उसका छोटा जो भाई है यानी उसका देवर, ये सर जी ज्यादा ही कुछ बुरी नजर भी देखना, गाली भी देना कि बाप तेरा भिखारी है, वो क्या देगा, ऐसा वैसा करके। सारी बातें आपको किसने बताई? ये लड़की ने बताया था सर, हमारी बेटी ने ही बताया था। फिर उसके बाद ये लोग ऐसा ही करते करते, ये जब 15 जून को 15/6/24 को मुझे 3 बजे फोन आता है और लड़के ने किया, आपके दामाद ने किया कि पापा पूजा थोड़ा चिल्ला रही है, उसको समझाओ। तो मैं उसको फोन पे कहने लगा, क्या हुआ बेटा? बोली पापा मैं सुबह से यानी मुझे तकलीफ है पेट में, इनको बताया था कि ये क्या बोले कि आता हूँ 1 घंटे में चलता हूँ, तब तक दवा खाना खुलेगा। उसके बाद ये आता है कितना बजे? 2:30 बजे। 2:30 बजे आता है, ये लोगों का तू मैं होता है। फिर मैं समझाता हूँ दोनों को, ये जाने लगता है दामाद बाहर घर से, तो मेरे को बताती है पापा वो बाहर जा रहा है। फिर मैं बात आपकी फोन पे ही हो रही थी आपकी? ये फोन पे ही हुआ है। ओके। फिर उसने बोला कि जा रहे बाहर, मैं उनको बुलवाया, आया, मैं बोला यार कम से कम जाके ये तो दवा उसको दिलवाओ। तो बोले ठीक है पापा मैं जाता हूँ। ये करके मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसको। उसके बाद ये निकल गया, बाद में ये बोल पापा वो तो निकल गया। फिर मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन उठाया नहीं। 15 मिनट के बाद लगभग उसने फोन मुझे किया, बोला क्या हुआ पापा? बोला कहाँ हो? बोले कि मैं जा रहा हूँ विराट ब्लड लाने। ये करके चला जाता है। उसके बाद मुझे कुछ आधा पौने घंटे के बाद, 1 घंटा भी हुआ रहेगा, जब भी फोन आता है शीतला प्रसाद यानी लड़की के ससुर का। वो बोलता है कि जाओ देखो घर पे वसई कि कुछ तो हो गया है,
देखो क्या हुआ है, जरा उसको देखो। मैं बोला ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद लड़के का फोन, यानी जवाई का, हमारे दामाद का फोन आता है। बोलता है कि पूजा पंखे से लटक गई, जवान बाहर है। तो मैं उनको बोला कि देखो अगर सांस आ रही है, तुम्हारे बगल में हार्ट है, डॉक्टर को बुलाओ। बस इसके बाद मेरा बात नहीं हुआ किसी से। मैं आता हूँ तो मुझे लड़की की लाश मिलती है ठंडे घर में। फिर उसके बाद ये जय जय में इसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी में मेरे अंदर लेकर के उसको जलाया। फिर पुलिस स्टेशन में आता, हमारा FIR नहीं हो रहा है और जगह मुझे नहीं दिखाया जा रहा है, जगह पे कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं भर कोशिश किया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मैं भागते ही रहा। जब देखा तो उसके शरीर पे कोई चोट के निशान? उसके चोट के निशान ऐसा नहीं है, बैक साइड में उसका काला पड़ा था, कम से कम इतना लंबा में काला पड़ा था। और यहाँ पे एक निशान, यहाँ पे है एक निशान, यहाँ पे और यहाँ पे इतना निशान, मारपीट के निशान नजर आ रहे हैं। इतना मुझे निशान दिखा सर जी। फिर इस सारे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका थी? वो लोग मुझे एकदम गुमराह कर रहे हैं, ना हमारा FIR ले रहे हैं, ना मुझे जगह का तहकीकात कर रहे हैं। जगह वैसे खुला जगह पे आज तक मुझे नहीं ले जाया गया कि देखो ये जगह पे क्या है क्या नहीं, तुम देख लो। वहाँ क्या पंचनामा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मुझे नहीं बताया जा रहा है। फिर अभी अगस्त में मैडम के जरिए हमारा FIR हो गया, जिसमें नाम मैं जिसका डाला नहीं, सास का नहीं, वो लोगों ने डाला। और लड़की के जो बड़ा जेठ होता है उसका नाम नहीं डाले, 3 जन का नाम डाले सर जी। यानी लड़के का, उसकी ननद का, छोटे भाई का। लेकिन लड़के को पकड़ा गया और ये दोनों को पकड़ा नहीं गया आज तक। ऐसे ही घूम रहे हैं लोगों को। जब मैं बोलता हूँ भाई ये जगह पे मिलेगा, ये लोग फोन करके भगा देते हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से मेरा वेंडर वसी विराट पुलिस आयुक्त से क्या गुहार लगाना चाहूँ? तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये अपना जो यहाँ के पुलिस का ये है, बीरा भयंदर या और यहाँ वसई के, उनसे गुहार लगाना चाहता हूँ, मुझे न्याय दिया जाए हमारी लड़की। हालांकि इन सब मामले में मानिकपुर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। वहीं इस मामले में मृतक पूजा के पिताजी की मदद के लिए NCP शरद पवार गट की रूपाली लोंढे नामक महिला नेत्री आगे आई। आइए देखते हैं कि इस मामले में क्या कहा रूपाली लोंढे ने। मैडम क्या नाम है आपका? रूपाली रमेश लोंढे, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, शरद चंद्र पवार। ओम प्रकाश गुप्ता जी के मामले में उनके बेटी के साथ जो घटना घटित हुई, हत्या और आत्महत्या के बीच में जो मामला सामने आ रहा है, उस मामले में आपके द्वारा हस्तक्षेप किया गया है और पुलिस प्रशासन के साथ आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो FIR दर्ज करवाई है, क्या मामला है? ये एक्चुअली इन्होंने मुझे किसी के माध्यम से आए थे, ओम प्रकाश गुप्ता। तो इनके कहना है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या किया, लेकिन वो बोल रहे कि ससुराल वालों ने उसको मार के टंगाया गया है, आत्महत्या नहीं है मैडम। तो वो मैंने उससे ये भी पूछा कि FIR उस वक्त लिया कि नहीं, क्योंकि कायदे के अनुसार अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर मरने के लिए प्रवृत्त करना, वो FIR एटलीस्ट होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने हो गया इनका, कुछ पुलिस स्टेशन ने, मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने सुना ही नहीं। लेकिन अब आखिरकार FIR दर्ज हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? FIR तो दर्ज हो गया, लेकिन FIR जिस दिन दर्ज हुआ तो वहाँ के सीनियर PI माने साहब, उन्होंने बताया गया था कि सारे के सारे आरोपी आपको उठा के लाने हैं, जबकि उसमें से ससुर, देवर, पति लाया गया था। लेकिन हमारे घर पे वहाँ से पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सिर्फ पति को अंदर रखा गया, ससुर को, सास को
उसके देवर को छोड़ दिया गया। उस पर मैंने तुरंत माने साहब को फोन किया कि ये सब आरोपी थे और आपने बोला भी था कि सबको अंदर रखना है, तो नहीं, माने साहब ने कारण बताया कि उनकी 62 उम्र है, सास ससुर की। उन्होंने हमको कुछ मेडिकल्स के रिपोर्ट दिखाए हैं, वो बिहाफ पे उनको हमने छोड़ दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गुनहगार कोई भी हो, अगर पुलिस उसकी उम्र देखने लगी तो क्या वो उम्र में गुनाह नहीं कर सकते, छूट दी जाएगी। और दूसरी बात, उसकी ननद लड़की की, जो इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार है, उसका देवर राजा जो ज्यादा गुनहगार है, उसको पुलिस फरार बता रही है। अब उन्होंने हमसे कहा था, नवले साहब अभी इस केस के आयो है, नवले साहब, तो उन्होंने बताया था अगर आपको आरोपी की कोई भी मालूमात पड़ती है तो आप हमको बताइए। उस हिसाब से उनके जीजा है लड़की के, उन्होंने बताया था कि ये जगह पे ये 2 आरोपी आपको मिलेंगे। तो आरोपी वहां पे है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि बाहर हम राह देख रहे हैं या पुलिस को बताया गया है, और तुरंत 20 मिनट में आरोपी वहां से भाग जाती है। और वसई पुलिस स्टेशन से विरार ग्लोबल सिटी आने के लिए 20 से 25 मिनट का रास्ता है। 3:30 बजे पुलिस को बताया गया था, पुलिस ने आती हूँ करके एक फोन तक हमारा रिसीव नहीं किया। तो इसमें क्या समझना चाहिए कि आप सहकार्य कर रहे हो। ठीक है, पुलिस इस तरह की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है ये स्पष्ट तौर पर आत्महत्या का मामला है या कुछ और? ये एक्चुअली आत्महत्या का मामला है ही नहीं है। इस लड़की को मारा गया है, हत्या की गई है उसकी, और अगर हम अपनी तरफ से रोक टोक बोले, उससे ज्यादा उसके पिता है जो उसको जन्म से जानते हैं, और ये मेडिकल की लड़की थी, इस तरह आत्महत्या करती भी नहीं। और जिस दिन उसने आत्महत्या की, उसके अगले दिन उसने उसके सिस्टर से बात किया था कि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम पेट में है, फिर भी मेरे सास ने रात को 2:30 बजे मुझसे रोटी बनवाया। और रात को 2-2:30 बजे कौन से सास ससुर बहू को बाहर भेजते हैं, जाओ हमारा टिफिन लेके आओ। और इस तरह के अत्याचार लड़की पे बहुत सारे हुए गए हैं। आरोपी को इस तरह से बाहर रखना वो हमारे लिए संशयास्पद लग रहा है कि क्यों पुलिस इन आरोपियों को क्यों बाहर रख रही है, और सारी चीजें बताने के बाद भी कि वो यहाँ पे मौजूद है। 3-3:30 बजे हम फोन करते हैं माने साहब को, माने साहब बोले ठीक है मैं तुरंत भेजता हूँ पुलिस, और वो केस के आयो नवले है, वो बोलते हैं अभी कैसे, आप उधर शोर शराबा मत कीजिए, सुबह 11 बजे भी हम जाके पकड़ सकते हैं अगर वो स्कूल में आती है। अरे जब वो उसको पता चला तो वो 11 बजे कल स्कूल में आएगी, और लड़की 3:30 बजे हमने बताया पुलिस को, 15 मिनट में वहां से भागी, उसका पीछा किया गया उसके जीजा ने वगैरह, इतना गाड़ी को उसने घुमाया, और जो भागी है दूसरे दिन से स्कूल में नहीं है। इस गंभीर मामले में पुलिस प्रशासन से आप किस तरह की मांग करते हैं? मैं यही मांग करूंगी कि अभी लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, देखिए हमको हमारा सिर्फ काम करना है, जो सही है वही रखना है जनता के सामने। तो आप जो सही है वो आप अपनी जिस वजह से आप कार्यरत हो वो दिखाइए लोगों को। आपके ऊपर संशय हो ऐसा काम ही मत कीजिए। पहली बार तो उस माँ बाप ने जाके वहाँ पुलिस को बताया है, आप खुद बोलते हो, माने साहब ने खुद लड़की के पिताजी को बताया है कि मुझे इस पे कुछ संशयास्पद लग रहा है, मैं जेजे में बॉडी भेजता हूँ। फिर आप उन लोगों को कायदे कानून मालूम नहीं है, पर आपको तो मालूम होने चाहिए थे। आपको तो तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई ससुराल वालों पे करनी चाहिए थी। 3 महीने का गैप क्यों दिया? वहीं अब देखना होगा कि तमाम आरोपों के बावजूद इस मामले में मानिकपुर पुलिस प्रशासन किस तरह की भूमिका निभाती है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।